हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज एजुकेशन के लिए अभी वैकेंसी निकली है आरपीएससी की तरफ से, इसमें टोटल 1913 वैकेंसीज हैं। फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं 26 जून से, इसी महीने जो 26 है उससे, और 25 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी शुरू हुए हैं। जनरल स्टडीज का यहाँ आपको रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज अभी 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज होगी। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। Recently, Rajasthan Handicraft Policy was implemented. The Directorate of Handicrafts and Handlooms will be opened in which of the following place, city, district in Rajasthan? अभी हाल ही में राजस्थान में ये हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी जो हथकरघा पॉलिसी है ये लागू की गई है। ये राजस्थान में किस जगह पे ये इसका डायरेक्टरेट ऑफिस खोला गया है? देखिए, जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है राजस्थान की, ये 2022 में लागू की थी, सितंबर 2022 में। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी कब इंप्लीमेंट की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सितंबर 2022 में इसको इंप्लीमेंट किया है, लागू किया है। इस तरीके की पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। इसका जो डायरेक्टरेट ऑफिस होगा ये ऑब्वियसली मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, ये जोधपुर में होगा। राजस्थान में परंपरा ज्यादातर चीजों में रही है कि वसुंधरा राजे हैं तो झालावाड़, कोटा, गहलोत साहब हैं तो जोधपुर, ये रहता है इनका। इसका डायरेक्टरेट जोधपुर में होगा। बाकी जो इसका हैंडीक्राफ्ट वीक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट सप्ताह, वो हर साल जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान का ये जो हैंडीक्राफ्ट वीक है ये हर साल दिसंबर में कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको टेस्ट में और एग्जाम में भी। नॉट करेक्टली मैच मतलब गलत कौन सा है इनमें से, सही मैच नहीं कर रहा है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, यह आर्टिकल 154 कहता है। आर्टिकल 153 है गवर्नर के ऑफिस के बारे में है। आर्टिकल 155 है रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस, गवर्नर को ऑफिस से कैसे हटाया जाए, ये इस आर्टिकल 155 में नहीं है। एक्चुअली आर्टिकल 155 क्या है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इन दिस आर्टिकल 155 में ये कहा गया है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर। ये आर्टिकल 155 में टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, गलत ये ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनकरेक्ट कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है? बेगू, देखिए ये इधर पीजेंट मूवमेंट है, किसान आंदोलन, और उनके नेतृत्व किसने किया है, पीजेंट मूवमेंट्स, और इनके लीडर कौन रहे हैं? बेगू में रामनारायण चौधरी। बेगू पीजेंट मूवमेंट है, ये शुरू किया गया था 1921 में। जो जागीरदार थे उनकी एट्रोसिटी को सप्रेस करने के लिए ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था रामनारायण चौधरी के द्वारा 1921 में। पहला स्टेटमेंट सही है, ये पहला मैचिंग सही है। बूंदी जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था ये नैनूराम शर्मा ने शुरू किया था और ये 1922 में स्टार्ट किया था। 1922 में, अप्रैल 1922 में स्टार्ट किया गया था। बूंदी में जो किसान सभा डाबी विलेज में हुई थी, डाबी गांव में, अंडर द लीडरशिप ऑफ
नैनूराम शर्मा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट भी आपसे कि बूंदी पीजेंट मूवमेंट का लीडर कौन थे, तो नैनूराम शर्मा थे। अप्रैल 1922 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, क्या कारण था इस बूंदी किसान आंदोलन का? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू एंड रेंट। बहुत ज्यादा उस टाइम पे रेवेन्यू और रेंट लिया जा रहा था, इस उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था। किसानों से रेंट रेवेन्यू वगैरह ज्यादा लिया जा रहा था, तो ये भी सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये किसने लीड किया है? विजय सिंह पथिक ने लीड किया है। देखिए बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट है, इसके 3 फेस रहे हैं। पहला फेस था 1897 टू 1915, 1897 से 1915 में ये पहला फेस रहा है, जिसको किसने लीड किया? लोकल्स, वहां के लोकल्स ने लीड किया। उसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा फेज था, ये था 1915 से और 1923 तक। इसको किसने लीड किया था? ये लीड किया था जो एक काफी एक्सपीरियंस लीडर थे, विजय सिंह पथिक। इन्होंने मेन स्ट्रीम में आकर इसको लीड किया था। और तीसरा जो फेज रहा है वो फिर इसके बाद में 1923 से और 1941 तक ये कंटिन्यू रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को लीड किया था। नेक्स्ट जो देखते हैं ये है बीकानेर पीजेंट मूवमेंट। बीकानेर पीजेंट मूवमेंट कब शुरू किया गया था? ये 1947 में, 1946 में बीकानेर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? ये कुंभाराम आर्य ने लीड किया था। किसने? कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य ने लीड किया था 1946 में। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कुंभाराम आर्य की एक बुक भी है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ये वो बुक है किसान आंदोलन क्यों। उसका टाइटल ही ये है बुक का, किसान आंदोलन क्यों। सो ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो नरोत्तम लाल जोशी है, इन्होंने क्या शुरू किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने शुरू किया था जकात मूवमेंट। जकात मूवमेंट नरोत्तम लाल जोशी ने शुरू किया था 1939 में। जकात आंदोलन क्या था? जकात क्या है? एक्चुअली जो इस्लाम में एक तरीके का दान देना है, जिसको धार्मिक रूप से जरूरी है और टैक्स के रूप में भी इसको देखा जाता है, माना जाता है। एक्चुअली जो कुरान में सलात है, जो नमाज है, उसके बाद जकात का ही एक मकाम है। शरीयत में जकात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान है जो अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके हकदारों के लिए निकालता है। तो ये एक दान धर्म नहीं है, बल्कि धार्मिक या कर या टैक्स माना जाता है और ये फर्ज भी है। इस तरीके का है ये जकात मूवमेंट। तो ये शुरू किया था 1939 में नरोत्तम लाल जोशी ने। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। Which agricultural institute of Western Rajasthan has approved a 4-year project with the International Organization of Switzerland for the promotion of agroforestry? पश्चिमी राजस्थान के किस इंस्टीट्यूट ने ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो स्विट्जरलैंड है उसके साथ एक 4 साल का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रोफॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? वो किस इंस्टीट्यूट ने ये किया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने ये। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये 4 साल का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? तो वहां पे आपको आंसर देना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्विट्जरलैंड। जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात हो रही है तो इनकी एक बुक पब्लिश होती है, मैगजीन, बुक नहीं मैगजीन पब्लिश होती है, मरुधरा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, मरुधरा। मरुधरा मैगजीन कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन पब्लिश करता है? तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोधपुर, ये पब्लिश करती है। देखिए राजस्थान की करंट अफेयर्स की ईयर बुक अवेलेबल है। राजस्थान करंट अफेयर्स की ईयर बुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट myupsc.com पे जाके अप टू डेट करंट अफेयर्स ईयर बुक राजस्थान हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए उसको, आपके एग्जाम के में काम आएगी वो। और भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर राजस्थान का इंग्लिश में अवेलेबल है myupsc.com पे, आप जाके चेक कर सकते हैं।
पढ़ने के लिए भी है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा, जो महाराणा कुंभा है उनके दरबार में इनमें से कौन नहीं थे, कौन से स्कॉलर नहीं थे। देखिए इस क्वेश्चन को करें उससे पहले हम थोड़ा सा महाराणा कुंभा को देख लेते हैं। महाराणा कुंभा कौन है, ये पूछा जाता है महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था। मकर संक्रांति के दिन महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। इनके जो पेरेंट्स हैं राणा मोकल के पुत्र थे महाराणा कुंभा, राणा मोकल के पुत्र थे महाराणा कुंभा, और इनकी मदर का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी जो जैतमल सांकला जी की बेटी थी। महाराणा कुंभा का एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ पे है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्मारक विजय स्तंभ है, वो क्यों बनवाया गया है। 1437 में 1437 ईस्वी में मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, उनको सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और उसी की याद में ये विजय स्मारक बनाया था चित्तौड़गढ़ में। ये महाराणा कुंभा ने ही बनाया था, कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ये 16 साल के थे, जब मेवाड़ के महाराणा बन गए थे 1433 में। एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चरल इनमें से किसका रहा है, तो महाराणा कुंभा को आर्किटेक्चरल का इनके टाइम का जो था वो गोल्डन एरा रहा है आर्किटेक्चर के फील्ड में। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए महाराणा कुंभा के दरबार में जो स्कॉलर थे वो थे टीला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा। मुनि जिन विजय सूरी है ये इनके स्कॉलर कोर्ट में स्कॉलर नहीं थे। एक्चुअली जो मुनि जिन विजय सूरी है ही वाज इनिशिएटेड एज ए, आपने जैन मॉन्क शुरू किया था 1903 में, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। स्थानकवासी जैन धर्म में है ये, स्थानकवासी ये इन्होंने ही इनिशिएट किया था 1903 में। इनका जो एक्चुअल नेम था वो किशन सिंह परमार था, किशन सिंह परमार था। तो ये 3 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, टीला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी और नाथा, ये इनके दरबार में थे महाराणा कुंभा के। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट रूरल सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान इज मोर देन 1000। रूरल की बात हो रही है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, गलती ना हो। देखिए 1000 से ज्यादा हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्स रेशियो, पहले हम रूरल का देखते हैं। तो राजस्थान में जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो रूरल में किस जिले का है वो है पाली 1003। लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो रूरल की बात कर रहे हैं तो वो है राजस्थान में धौलपुर में। रूरल की बात चल रही है 841। सेक्स रेशियो सभी जानते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल वो सेक्स रेशियो होता है। ये रूरल का क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में आपसे अर्बन का पूछा जाता है तो हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो जिस जिले का रहा है वो 985 टोंक डिस्ट्रिक्ट का रहा है। लोवेस्ट अर्बन की बात करें तो जैसलमेर का रहा है, जैसलमेर का 807 रहा है। देखिए आप डिस्ट्रिक्ट्स में अभी मत उलझिएगा, अभी 33 जिले ही हैं। वो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उनकी बाउंड्री वगैरह बनाने में अभी टाइम लग रहा है। तो आप अभी ये इसी जो पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वो जिले बन गए और उनमें खोजने लग जाए कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में आ गया, अब ये जगह इस डिस्ट्रिक्ट में आ गई, ये माउंटेन इस जिले में आ गया। अभी छोड़ दीजिए, जैसे ही अपडेट होगा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वो सब, जो भी नए जिले बने हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी वो प्रोसेस में है, टाइम लगेगा उसमें, हो सकता है जब तक आपका एग्जाम ही हो जाए। और ज़्यादा फास्ट करती है गवर्नमेंट तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई है और वो यहाँ पे करवाया भी जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ राजस्थान हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट। एक क्वेश्चन यूनेस्को या फिर रामसर साइट का राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये रामसर साइट क्या है। ये है रामसर कन्वेंशन।
रामसर कन्वेंशन ये किस पे है? वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो फॉर्मुलेट हुई थी 1971 में। 1971 में कहाँ पे हुई थी? ईरान में। और ईरान में किस जगह हुई थी ये? रामसर शहर है ईरान का, एक सिटी है रामसर, वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था। आर्द्र भूमि, वेटलैंड को लेके इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा जाता है। अब इस रामसर कन्वेंशन में जो साइट्स हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिन वेटलैंड्स का है, उनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट कब बना है? 1982 में भारत इसका हिस्सा बना है, स्पेशली Feb 1 को। 1 फरवरी 1982 को इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ दिस रामसर कन्वेंशन। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि राजस्थान में रामसर वेटलैंड साइट्स। तो देखिए, राजस्थान में रामसर वेटलैंड साइट्स दो हैं। एक तो है सांभर लेक। सांभर लेक कहाँ पे है? ये जयपुर में है। 1990 में ये रामसर वेटलैंड साइट बनाया था, इसको डिक्लेयर किया था। इसके अलावा दूसरा जो है वो 1981 में बनाया था, 1981 में। और वो दूसरा कौन सा है? केवलादेव, जो केवलादेव घना नेशनल पार्क है भरतपुर में, वो दूसरा रामसर वेटलैंड साइट है। राजस्थान में दो रामसर साइट्स हैं, ये ध्यान रखना आपको। जयसमंद लेक की बात कर लेते हैं। जयसमंद लेक है, ये कहाँ पे है? इसको ढेबर लेक भी कहते हैं, और ये राजसमंद उदयपुर में है, उदयपुर जिले में है ये। आना सागर लेक, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, आना सागर लेक अजमेर में है। ये फ्रेश वाटर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। आना सागर लेक ये आर्टिफिशियल लेक है। जयसमंद लेक उदयपुर में है, आना सागर अजमेर में है। राजसमंद लेक कहाँ पे है? ये भी आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है, राजसमंद जिले में ही है। To promote girl education, which सरपंच gifted 7 girl students to fly from Jaipur to Delhi at personal expenses? इनमें से कौन? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन राजस्थान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी सरपंच है जिन्होंने टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन, बच्चियों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली 7 गर्ल्स को, जो क्लास 8 की 8वीं कक्षा की 7 बच्चियों को है, जो खुद के खर्चे पे ये एयर ट्रेवल करवाया है जयपुर से दिल्ली, इस तरीके का, ताकि बच्चियां पढ़े, अच्छे मार्क्स लाएं, उनको एरोप्लेन में घुमाया जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको। तो ये किया था, ये करेक्ट आंसर आएगा अनोखी मीणा। दूसरा जो एक और फेमस है, नीरू यादव। नीरू यादव है, ये हॉकी सरपंच के नाम से राजस्थान में फेमस है। और एक क्वेश्चन और जो यहाँ से पूछा जा सकता है, सच्ची सहेली महिला एग्रो ग्रुप है, एक सच्ची सहेली महिला एग्रो ग्रुप, ये इन्होंने ही बनाया, नीरू यादव ने। छवि राजावत है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था छवि राजावत का, कि पहली MBA सरपंच। छवि राजावत इज द फर्स्ट MBA सरपंच ऑफ राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ए है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और कोई आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम है। राजस्थान सेवा संघवाज, और लास्ट टाइम भी इसकी तैयारी करवाई थी आपको हमने। राजस्थान सेवा संघवाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अर्जुन लाल सेठी ऑन द एडवाइस ऑफ विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। किन की सलाह पे अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान सेवा संघ ऑर्गेनाइज किया था? देखिए, राजस्थान सेवा संघ है, ये विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के साथ मिलकर 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना की थी। वर्धा में इसकी स्थापना की थी। फिर बाद में 1919 में जो अमृतसर में कांग्रेस का सेशन हुआ, उसमें विजय सिंह पथिक के प्रयास से बाल गंगाधर तिलक ने ये बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा था। फिर बाद में विजय सिंह पथिक ने बंबई जाके और किसानों के लिए गांधी जी को उनकी पीड़ा सुनाई। फिर गांधी जी ने है
जो एक पत्र लिखा था महाराणा को, उस टाइम पे जो महाराणा थे वहां के, उनको पत्र लिखा था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और उसके बाद से वर्धा में जो ये राजस्थान सेवा संघ 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, उसने शुरू किया राजस्थान केसरी समाचार पत्र। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था, तो ये विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ से निकलता था। बाद में जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक की विचारधाराओं में मेल नहीं खाया और ये वर्धा छोड़ के, और वर्धा से 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर में इन्होंने स्थानांतरण कर लिया। इन्होंने ही, राजस्थान सेवा संघ ने ही जन जागृति के लिए, राजनीतिक और सामाजिक जागृति के लिए एक नवीन राजस्थान नाम का भी समाचार पत्र शुरू किया गया था, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, ये राजस्थान सेवा संघ से ही जुड़े हुए हैं विजय सिंह पथिक। 1900 बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने ये जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके बाद समाचार पत्र तरुण राजस्थान के नाम से निकाला गया। तो तरुण राजस्थान भी इन्हीं का ही था। 1928 में 1928 में विजय सिंह पथिक और ये चौधरी थे, इनके बीच में मतभेद हो गया और राजस्थान सेवा संघ समाप्त हो गया और इसके ज्यादातर मेंबर्स थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यह है राजस्थान सेवा संघ। अब जो क्वेश्चन पूछा है आप समझ गए होंगे कि किसकी सलाह से, किसकी एडवाइस से ये स्थापित किया, ऑर्गेनाइज किया था। अर्जुन लाल सेठी ने किया था ऑर्गेनाइज, महात्मा गांधी की एडवाइस से। ए इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान टिल जून 2023? अभी तक की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, 1967 में। 26 अप्रैल 1967 तक राज्य में जो चौथी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और उसके बाद राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1967 में। 13 मार्च 1967 से ये लगाया गया, जो 26 अप्रैल 1967 तक चला था, 42 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 42 दिन चला और सबसे छोटा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के उस टाइम राज्यपाल थे और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान में जब पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन थे? देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे और प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, प्रेसिडेंट रूल, 1977 में, 1977 में। ये किस लिए लगा था? इस टाइम पे 5वीं विधानसभा थी राजस्थान में, 5वीं विधानसभा 1977 में, और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी थे, उनके शासनकाल में 30 अप्रैल 1977 से और 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहा है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 अप्रैल 1977 से और 21 जून 1977 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन रहा है। अब राज्यपाल कौन थे इस टाइम? देखिए, आप टेस्ट सीरीज, जब हम 1 तारीख से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे आपको ये सारा पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ आपको एज ए पीडीएफ मिल जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आप इसको नोट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक बार समझ लें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इन सब का, तो आप जब पढ़िएगा अच्छे से, अपने खुद के चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो दूसरी बार जब लगा उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा जब मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो बीडी जत्ती थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई, उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे।
तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, 1980 में लगा। 17 फरवरी 1980 को पहली बार जो निर्वाचित सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको भंग करके और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और बीच में ही चुनाव करवा लिए गए। तीसरा राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से और 6 जून 1980 तक लागू रहा है और ये 100 दिन चला है, 100 दिन तक लागू रहा है। उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। उनकी सरकार को गिराया, बीच में ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और बीच में चुनाव करवाए। तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, जो 100 दिन तक लगा, उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी देश के राष्ट्रपति थे और प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा 1992, 1992, जो एक फेमस इंसिडेंट हुआ जो सभी जानते हैं देश में। 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद थी, उसकी वजह से 15 दिसंबर 1992 को फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया और वो 4 दिसंबर 1993 तक चला। इस समय भी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे और राज्यपाल थे डॉक्टर मरी चन्ना, जिनको चंदा कह सकते हैं, डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी, ये राज्यपाल थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? भैरों सिंह शेखावत जो बीजेपी के थे, इनकी सरकार फिर से गिराई गई, राष्ट्रपति शासन लगाया, दोबारा चुनाव हुए, वापिस ही भैरों सिंह शेखावत की सरकार बनी और राज्यपाल। इसके बाद में जब ये राष्ट्रपति शासन लगाया, उस टाइम पे चौथी बार 1992 में बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ, राष्ट्रपति शासन लगाया, राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में पूछी जाती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये एक एक चीज आपके क्लियर हो गई होगी। Which actor of Rajasthani films has been honored by the State Department of Art and Literature? Art, Literature and Archaeology है एक्चुअली। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें देखिए एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है कि सबसे लंबा कौन सा राष्ट्रपति शासन रहा, वो चौथा रहा है 1992 का, और सबसे शॉर्ट टाइम तक रहा है वो पहला रहा था 1967 का। ये दो चीजें और ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थानी फिल्म के जो एक्टर हैं, किस एक्टर को अभी हाल ही में स्टेट डिपार्टमेंट जो आर्ट, लिटरेचर और आर्कियोलॉजी है, इन्होंने अभी सम्मानित किया है। ये अभी रिसेंटली सम्मानित किया है राज जांगिड़ को। आपने एक पिक्चर देखी होगी तांडव, उसमें बेस्ट विलेन का अवार्ड इन्हीं को मिला था। एक पिक्चर आई थी मां, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड राज जांगिड़ को ही मिला था। ये राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं, भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं ये ध्यान रखना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। When was the Rajasthan Information Commission RIC constituted? राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, ये राजस्थान सूचना आयोग की बात हो रही है। इस तरीके का एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे राजस्थान महिला आयोग हो, विमेन कमीशन, या और कोई जितने कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन, इनका अभी चेयरमैन कौन है या फिर ये कब बने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप ये जरूर पढ़िएगा। बात करते हैं राजस्थान सूचना आयोग की, तो ये कब बना है? ये अप्रैल 18, 2006 में बना है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। अब इससे एक और पूछा देख लेते हैं, अभी प्रेजेंट में इनके चेयरमैन कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं डीबी गुप्ता। राजस्थान के सभी लोग इस नेम से फेमिलियर होंगे, डीबी गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता कौन है? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं और
चीफ सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता, डीबी गुप्ता। ये प्रेजेंट में अभी राजस्थान के सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। द बेस ईयर फॉर राजस्थान होलसेल प्राइस इंडेक्स, राजस्थान जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका बेस ईयर क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स सभी जानते होंगे, थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा मूल्य सूचकांक है जिसमें कुछ चुनी हुई चीजों के, चुनी हुई वस्तुओं के ही जो एक सामूहिक रूप से औसत मूल्य होता है वो होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। देखिए पहले जैसे भारत और फिलीपींस की बात करते हैं तो इंडिया और फिलीपींस में क्या होता है, जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें अगर चेंज आता है तो उससे महंगाई को जज किया जाता है, महंगाई में परिवर्तन के रूप में वो इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन अभी ये चेंज कर दिया है इंडिया ने। भारत और ने जो अमेरिका में चलता है ये पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक, तो भारत और अमेरिका अब इसका यूज करते हैं महंगाई के लिए उत्पादक मूल्य सूचकांक का। ये चीज क्लियर हो गई होगी, इन्फ्लेशन की बात हो रही थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो बेस ईयर है राजस्थान का वो क्या है? पहले जो बेस ईयर था ये था 1952-53, 1952-53 ये बेस ईयर लिया जाता था। लेकिन अभी जो बेस ईयर है ये चेंज हो गया, अब है 99 से 2000। अभी होलसेल प्राइस का बेस ईयर क्या है? 1999 से 2000। और ये कब से इफेक्ट में आया है, कब से लागू हुआ है? जनवरी 1, 2005 से, 1 जनवरी 2005 से ये लागू हो गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर अब 1999 से 2000 माना जाता है। जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेनली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? जो जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। On which day of the week all the tiger reserves of the state will be closed for tourists? राजस्थान में किस दिन, हफ्ते में, वीक में किस दिन जो राजस्थान में टोटल अभी प्रेजेंट में 4 टाइगर रिजर्व हैं ये क्लोज रहेंगे, टूरिस्ट के लिए बंद रहेंगे? अभी जो एनटीसीए है, एनटीसीए क्या है? ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके ऑर्डर के मुताबिक अभी राजस्थान ने भी ये फैसला लिया है, टाइगर रिजर्व्स राजस्थान में हर बुधवार को बंद रहेंगे। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर में, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये सब बंद रहेंगे बुधवार को, हर बुधवार को। अब आपको टाइगर रिजर्व टूरिस्ट के लिए बंद रहेंगे। ये कब से लागू होगा? ये लागू होगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई से बंद रहेंगे हर बुधवार को। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इन राजस्थान मेहराब खान लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857? राजस्थान में किस जगह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको मेहराब खान ने लीड किया था? इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाता है कई बार। तो देखिए राजस्थान में जो रिवोल्ट हुआ 1857 का वो शुरू हुआ था नसीराबाद कंटोनमेंट से, नसीराबाद छावनी जो अभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है वहां से शुरू हुआ था। और ये शुरू हुआ था 28 मई से, 28 मई 1857 से शुरू हुआ था। अभी जो नसीराबाद कंटेनमेंट है, नसीराबाद के देश में लगभग 60 जो कंटेनमेंट है उस टाइम ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, अब उनको डिसबैंडिंग किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, एक तरीके से रिमूव किया जा रहा है उनको। अब वो छावनी नहीं रहेंगी क्योंकि देखिए उनका यूटिलाइज नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट उनको डिसबैंड कर रही है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी। तो एक तरीके से रिमूव द ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी ये भी समझा जा सकता है। जैसे जो राजपथ था कर्तव्य पथ हो गया कि भाई ब्रिटिशर्स के नाम है, ब्रिटिशर्स की लीगेसी है, एक तरीके से गुलामी की निशानी कह सकते हैं इनडायरेक्टली हम समझने के लिए। तो ये जो नसीराबाद जहां से रिवोल्ट शुरू हुआ था अब ये
हटाई जा रही है, डिसबैंड किया जा रहा है इसको भी। देश में और भी कई छावनियां हैं, लगभग 60 छावनी, उनको हटाया जा रहा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मेहराब खान ने शुरू किया था कोटा से। कोटा से 1857 की जो क्रांति हुई उसको लीड किसने किया, इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो याद रखना है मेहराब खान। Which university of Rajasthan has been honored with the exemplary researcher of the year award 23-24? ये अभी रिसेंटली हुआ है, ऑर्गेनाइज की गई है अवार्ड सेरेमनी, और ये किसने की है, एजुकेशन वर्ल्ड दिल्ली ने ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है। किस चीज की सेरेमनी थी ये, इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में राजस्थान में जो एक्सीलेंस ये रिसर्चर्स अवार्ड, एग्जाम्पलरी रिसर्चर्स अवार्ड मिला है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को मिला है। राजस्थान में पहला और ओवरऑल में 5th नंबर पे। Which one of the following plateaus is not associated with अरावली माउंटेन? इनमें से कौन सा प्लेट्यू, कौन सा पठार अरावली माउंटेन के साथ एसोसिएटेड नहीं है या अरावली माउंटेन का हिस्सा नहीं है? बोराट प्लेट्यू। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बोराट के पठार से संबंधित। बोराट प्लेट्यू है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर दूसरे तरीके से पूछा जाता है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा प्लेट्यू है, तो ये बोराट प्लेट्यू है। अरावली का हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट उदयपुर में है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है। गोगुंदा आपको पता होगा, गोगुंदा कई राइटर्स ने लिखा है बैटल ऑफ गोगुंदा, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। उसको जो 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, उसको बैटल ऑफ गोगुंदा के नाम से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हल्दी घाटी है जो खेमनौर और जो गोगुंदा की हिल्स हैं उनके बीच में एक नैरो वो है। हल्दी घाटी उसी जगह है गोगुंदा में, गोगुंदा उदयपुर में एक तहसील है। दूसरी बात तो यह अरावली का हिस्सा है, फर्स्ट वन बोराट प्लेट्यू। और यह प्लेट्यू पूछा जाता है तो ये जो गुरु शिखर पीक है वहां पे सिचुएटेड है। गुरु शिखर सभी जानते होंगे, राजस्थान का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, गुरु शिखर 1722 उसकी हाइट है, और ये माउंट आबू में है। माउंट आबू कहां पे है, सिरोही जिले में है। तो हाईएस्ट पीक कौन सा हो गया राजस्थान का, गुरु शिखर, माउंट आबू में, सिरोही जिले में। और हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, ओरिया प्लेट्यू, ये राजस्थान का हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो ये भी अरावली का हिस्सा है, ऑब्वियसली माउंट आबू अरावली का हाईएस्ट पीक है। लसाड़िया का प्लेट्यू ऑफ जो लसाड़िया है ये राजसमंद लेक और उदयपुर सिटी दोनों के बीच में है, तो ये भी अरावली का हिस्सा है। हाड़ौती है, हाड़ौती इज पार्ट ऑफ कोटा बूंदी सेक्शन। कोटा बूंदी जो है सेक्शन, चंबल कोटा बूंदी, उसका हिस्सा है, ये अरावली का हिस्सा नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इन विच स्पोर्ट हैज फिरदौस कायम खानी वॉन द गोल्ड मेडल इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी रिसेंटली हुए हैं गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिनको नहीं पता है तो गौतम बुद्ध नगर का एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेटर नोएडा में है। तो अब आप समझ गए होंगे, गौतम बुद्ध नगर एक जिला है, ग्रेटर नोएडा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। यहां पे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। जो फिरदौस कायम खानी है ये शाहपुरा की रहने वाली हैं। शाहपुरा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में है शाहपुरा, वहां की रहने वाली है। और इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है स्विमिंग में। इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे। शुरू के जो 10 टेस्ट होंगे उनमें हम क्वेश्चन है जो 25 to 30 रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 टेस्ट होंगे उनमें
हम क्वेश्चन रखेंगे 35 टू 40। उसके बाद जो नेक्स्ट के 10 टेस्ट होंगे उनमें क्वेश्चन रखेंगे हम 45 टू 50, और उसके बाद 10 टेस्ट आपके फुल लेंथ सिलेबस के होंगे, और फिर टाइम बच गया तो रिवीजन भी करवाएंगे। एज पर सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आती है तो वो एज ग्रुप होता है 0 से 6 ईयर का। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, रूरल एरियाज की बात हो रही है, चाइल्ड सेक्स रेशियो रूरल एरिया में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग क्यों था। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन क्यों करवाया गया है और एग्जाम में आ सकता है तो क्यों आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था ग्रामीण एरियाज में राजस्थान में 892 था, 892। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्बन का देखेंगे आप तो अर्बन में इससे कम था, अर्बन में इससे कम था, इसीलिए ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू कालबेलिया ट्राइब। एक क्वेश्चन ट्राइब्स उसके डांस का राजस्थान के हर एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। कालबेलियाई जो जनजाति है उससे संबंधित कौन सा फोक डांस इनमें से है। देखिए अग्नि डांस की बात करते हैं। अग्नि डांस ये जसनाती जो सेक्ट है, स्पेशली बीकानेर के जो जसनाती संप्रदाय है, जसनाती सेक्ट जसनाती संप्रदाय का है, स्पेशली बीकानेर। इंडोनी डांस है, इंडोनी डांस ये मेनली परफॉर्म किया जाता है कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा। आपको सबको ज्यादातर याद होगा सपेरा डांस, स्नेक चार्मर डांस, जो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें भी शामिल किया 2010 में कालबेलिया नृत्य को, वो सपेरा डांस जिसको बोलते हैं। लेकिन ये इंडोनी डांस भी कालबेलिया ही डांस है। इसमें एक पुंगी होती है, एक खंजर होता है इंस्ट्रूमेंट के, और रिदम पे ये डांस होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, इस तरीके के कालबेलिया डांस होते हैं। गौरी डांस है तो ये इसका बी करेक्ट आंसर आएगा। गौरी डांस की बात कर लेते हैं तो ये भील जो ट्राइब है, भील जनजाति, उसका है, और ये गौरी फेस्टिवल भी मनाया जाता है भील जनजाति में जुलाई और सितंबर के महीने में हर साल। कहाँ पे मनाया जाता है? जो मेवाड़ रीजन है, मेवाड़ रीजन में। मेवाड़ रीजन जो राजस्थान के, उनको तो पता होगा, जो आउट ऑफ राजस्थान के अदर स्टेट्स के हैं, मेवाड़ रीजन ये जो उदयपुर के आसपास का एरिया है वो है, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आप बिना मैप के मत पढ़िएगा राजस्थान की जीके को, मैप में जरूर देखिएगा। जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट की बात आती है सामने मैप में उसको जरूर देखिए। डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट आप मैप को देखिए, पढ़े मत, लेकिन उसको देख लीजिए कौन सा जिला कहाँ है, उसके बगल में कौन सा जिला है, इस तरीके से जरूर देखिए। मैप याद नहीं होगा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। वाला डांस ऑफ राजस्थान ये कहाँ का है? ये इसमें स्पेशली ये भी ट्राइबल डांस है, विमेन्स इसको परफॉर्म करती है। जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति है, उनका ये फेमस है। एक तरीके से घूमर जो डांस है राजस्थान का, उसी का ही प्रोटोटाइप कह सकते हैं आप इसको। घूमर डांस का प्रोटोटाइप ये वाला डांस है, जिसमें क्या होता है, सिंपल एक जो सर्कुलर है उसमें सर्कुलर मूवमेंट्स में बीट्स पे डांस कर रहे हैं लोग घूमते घूमते, इस तरीके का डांस है वाला डांस। हमसे पूछा है कालबेलिया ट्राइब का, तो इंडोनी डांस। In which year the government of Rajasthan made Rajasthan biological diversity rules and established the Rajasthan State Biodiversity Board? क्वेश्चन में पूछा है कि किस साल राजस्थान ने, गवर्नमेंट ने ये बायोडाइवर्सिटी रूल्स बनाए हैं। राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी, जो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कब ये बायोडाइवर्सिटी रूल्स बनाए हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
ये 2010 में बनाए थे राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स, और उसके बाद में ही एस्टेब्लिश हुआ राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। किसके लिए? इसी पर्पज के लिए। देखिए, हम टेस्ट में चाहे तो ज्यादा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन ले लिए तो वो बहुत लेंथी टेस्ट हो जाएगा, आप इतना देख नहीं पाएंगे, और उसका इतना जो नए बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम भी रहेगी, जो पुराने ओल्ड प्लेयर हैं उनके तो रिवीजन के काम आएगा, लेकिन ज्यादा लेंथी भी आप देख नहीं पाओगे। देखिए, समझना जरूरी है। ऐसा तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे कि क्वेश्चन और इसका आंसर ये, तो उसमें आपको ज्यादा यूज नहीं आएगा। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट है रिवर, और इसका ओरिजिन क्या है? उद्गम स्थल जिसको बोलते हैं नदी का। तो किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबी रिवर। साबी को साहिबी भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, साहिबी या साबी, ये एक ही है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है जो सेवर या साइवर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हिल है, अरावली रेंज की। मनोहरपुरा है ये, जीतगढ़ गांव के पास में मनोहरपुर, वहां से। और ये कहाँ है? सीकर जिले में है। सो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये इससे मैच कर रहा है। साबी या साइबी सीकर जिले में, किस जगह? मनोहरपुर, जीतगढ़। और ये साइवर या सेवर, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हिल है, अरावली रेंज की हिल है ये, उसमें है। बेडच रिवर की बात करते हैं। बेडच रिवर कहाँ पे है? बेडच रिवर ओरिजिनेट होती है उदयपुर जिले में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट उदयपुर में ये ओरिजिनेट होती है। जो गोगुंदा हिल है, जो गोगुंदा हिल्स की जो हम बात कर रहे थे अभी हल्दी घाटी के युद्ध की, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में ये बेडच रिवर है जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और फिर ये भीलवाड़ा में जो एक गांव है बिगोत, बिगोत गांव है भीलवाड़ा में, वहां पे ये बेडच रिवर बनास को ज्वाइन करती है। सो बनास की ट्रिब्यूटरी भी है, सहायक रिवर भी है ये बेडच रिवर। कांतली रिवर की बात करते हैं। कांतली रिवर ये एक्चुअली रेन फेड सीजनल रिवर है, रेगुलर फ्लो नहीं होती है, ये सीजनल है, शेखावाटी रीजन में है। ओरिजिनेट कहां से होती है? ये खंडेला की जो हिल्स हैं वहां से। कांतली, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, कांतली नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? खंडेला की पहाड़ियों से। और खंडेला की पहाड़ियां कहां पे है? रेवासा, सीकर। ये आपको ध्यान रखना है। कोठारी नदी, कोठारी नदी है, ये भी देवगढ़ दिवेर से ओरिजिनेट होती है। इसकी जगह आपसे देवगढ़ भी हो सकता है ऑप्शन में। और ये कहां पे है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद जिला है, उसमें है ये कोठारी रिवर। और ये उदयपुर भीलवाड़ा में भी फ्लो होती है। तो अब हमारा आंसर क्लियर हो गया इसका, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ साल्ट प्रोडक्शन इन राजस्थान? नमक उत्पादक का सबसे लार्जेस्ट स्रोत क्या है राजस्थान में? इनमें से कौन सा है? जो लार्जेस्ट सोर्स है राजस्थान में वो है सांबर लेक। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। सांबर लेक का जिक्र आता, हमने अभी पढ़ा कि ये रामसर साइट थी, लेकिन जो यहां से एक क्वेश्चन बनता है वो है, एक तो ये लार्जेस्ट सैलाइन लेक है, लार्जेस्ट सैलाइन लेक है ये भारत की। और दूसरा, शाकंभरी देवी जो चौहान राजपूतों की रक्षक देवी मानी जाती है, शाकंभरी देवी, उसका एक मंदिर है यहाँ पे सांबर, इसी लेक के पास में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शाकंभरी देवी का, इनमें से शाकंभरी देवी जो राजपूतों, चौहान राजपूतों की रक्षक देवी, उनको समर्पित मंदिर कहाँ पे है? तो यही है वो। एक्चुअली शाकंभरी देवी हैं, उनका मुख्य मंदिर तो सहारनपुर में है, लेकिन यहां पे भी मां शाकंभरी देवी की स्थापना की गई थी। सबसे ज्यादा नमक सांबर झील में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा मैच कर रहा है। जो कमलनाथ है, सिरोही ये सही है, जरगा है ये उदयपुर सही है, रघुनाथगढ़ है ये सीकर सही है, कुंभलगढ़ है ये राजसमंद सही है। तो गलत ये है, कमलनाथ सिरोही में नहीं है, कमलनाथ एक्चुअली उदयपुर में है। ये शायद अप्रोक्सीमेट 1003 इतनी इसकी हाइट है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा। अदरवाइज जब मैं आपको माउंटेन पीक्स ऑफ राजस्थान पढ़ाएंगे, हम आपको जब इसमें क्लियर करवा देंगे। वैसे ये कमलनाथ सिरोही में नहीं है, उदयपुर में। माउंटेन पीक्स हैं सारे राजस्थान के जो ऑप्शन में दे रखे हैं, शेर, जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, ये सभी गुरु शिखर जैसे है वैसे माउंटेन पीक। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पायराइट रिजर्व्स आर अवेलेबल, पायराइट के रिजर्व्स राजस्थान में इनमें से किस जगह पे है। ये कई बार सीकर नहीं दिया जाता है आपको एग्जाम में। ये एग्जाम में इसकी जगह आपको या तो खंडेला दे दिया जाएगा या फिर आपको सलादीपुरा दे दिया जाएगा। सलादीपुरा विलेज है, खंडेला तहसील है और सीकर डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान पायराइट्स की बात करें तो झारखंड के बाद सेकंड नंबर पे है राजस्थान मिनरल रिजर्व पायराइट में। इसमें मिनरल रिजर्व में सेकंड नंबर पे है, पायराइट ये सीकर में ज्यादा है, इसमें सलादीपुर। सदाशिव भट्ट्स बुक ऑन कलनरी साइंस राय विनोद, ये क्या होता है, कलनरी साइंस पाक शास्त्र। पाक शास्त्र आपने सुना होगा, पाक कला खाना बनाने की एक कला, पाक कला, पाक साफ कला जो बोलते हैं, तो वो है राय विनोद। ये बुक है सदाशिव भट्ट की, किससे रिलेटेड है, किस स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट की बात हो रही है तो ये उस टाइम लिखी गई थी जब मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल इस तरीके से थे, उस दौर की बात हो रही है। तो ये बुक रिलेटेड है बीकानेर जो स्टेट था वो उस टाइम, उससे ये काफी चर्चा में है। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ राजस्थान के जिले ये अरेंज करने हैं। तो अगेन बिना मैप के ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैप जरूर पढ़ना है हमें मैप के बिना। अब इस क्वेश्चन को मैप में देखते हैं। जैसे पूछा है बूंदी, पूछा है, पहला ऑप्शन था बूंदी, तो ये रहा बूंदी डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहला बूंदी आएगा। दूसरा जो आएगा अजमेर है, बी ऑप्शन, तो सेकंड अजमेर ये रहा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है उदयपुर, थर्ड ऑप्शन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ये रहा। और फोर्थ ऑप्शन है दिस वन नागौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये ऑथेंटिक पूरी तरीके से मैप नहीं है, ये यहां नहीं है, थोड़ा इधर होगा हल्का, तो इस तरीके से है। आप राजस्थान का मैप जरूर पढ़िएगा। ईस्ट से वेस्ट देखेंगे तो बूंदी, देन अजमेर, उसके बाद नागौर, देन उदयपुर। ये राजस्थान का मैप है, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान से कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, ये पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, बूंदी, देन अजमेर, देन नागौर एंड देन उदयपुर। The first lion safari of Rajasthan has come up at which of the following park? लाइन सफारी राजस्थान में किस पार्क में ये अभी शुरू की गई है। राजस्थान में जो पहला पार्क है जिसमें ये लाइन सफारी शुरू की गई है ये है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये जयपुर दिल्ली जो हाईवे है उस पे है, जयपुर में है।
soil of western Rajasthan have a high content of which of the following minerals? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें किस मिनरल की हाई कंटेंट पाए जाते हैं? जो वेस्टर्न राजस्थान में सॉयल है उसमें कैल्शियम के हाई कंटेंट्स पाए जाते हैं। ये रिच किस में होती है? रिच होती है ये सॉयल आयरन ऑक्साइड में। 20 का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आज दूसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। जितने भी टेस्ट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आपके एग्जाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप इस नंबर पे मैसेज करके या फिर वेबसाइट पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। पिछले 10 महीने का करंट अफेयर्स अभी अपडेटेड है, आप ज्वाइन करते हैं वो मिल जाता है। फिर आने वाले टाइम में आपको करंट अफेयर्स टाइम टू टाइम सेंड कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं इन सभी टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग अपनी ऐप पे क्या कर रहे हैं, 150 रुपए में टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आती है। जो पिछली बार के क्वेश्चन ऐड किए थे उनमें करंट अफेयर्स के स्पेशली बजट के क्वेश्चन चेंज करके और वो लोग आपके सामने रख देते हैं कि कीजिए प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता है। 150 रुपए 250 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप अपने थोड़ा सा इस चीज का माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा कि वो ऐप में पुराने क्वेश्चन वही बार बार रिपीट करके, वही क्वेश्चन पटवारी के लिए, वही क्वेश्चन एसआई के लिए, वही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए करवाए जा रहे हैं। बस करंट अफेयर्स चेंज कर देते हैं। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं आता है। जो भी पिछले 1-2 साल में टॉपिक ट्रेंड में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, चाहे वो न्यूज में आए या नहीं आए, लेकिन चर्चा में रहे हैं, उन पे पेपर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऐप में क्वेश्चन डाल दिए और फिर बच्चों को वही क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार करंट अफेयर अपडेट करके। मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी आप समझदार हैं। लेट्स बिगिन। पिछली बार भी हमने इसकी तैयारी करवाई थी और काफी अच्छा इसको रिजल्ट रहा है इसमें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स गिफ्ट किया, उसके वास्तुकार कौन है? अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी अमेरिका की, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनको एक चंदन का बना हुआ एक बॉक्स गिफ्ट किया था और वो काफी चर्चा में रहा था। तो उसको बनाया किसने था, उसके वास्तुकार कौन थे? उसकी देखिए, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब जापान विजिट थी तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा को भी इन्होंने चंदन की लकड़ी से बना एक कृष्ण पंखी, जो कृष्णा फैन बोलते हैं, वो दिया था। और वो भी इन्हीं कलाकार ने बनाया था, यही आर्टिस्ट ने बनाया था। इनका नाम है मोहित जांगिड़ है और ये नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं। जयपुर के रहने वाले हैं और जयपुर में सोडाला के रहने वाले हैं ये मोहित जांगिड़। गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी और जो बेडच रिवर है, इनका जहां कन्फ्लुएंस है, जहां पे जाके रिवर मिलती है, वहां पे कौन सा फोर्ट, कौन सा किला बना हुआ है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गंभीरी और जो बेडच रिवर है ये मिलती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है जहां पे,
चित्तौड़गढ़ का किला जहां बना है वहां पे इन दोनों का संगम होता है, और चित्रकूट की पहाड़ी पे बनाया हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ का किला है जो चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। इसमें जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है इसमें टोटल 7 दरवाजे हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। इसका जो पहला दरवाजा है उसका नाम पांडुपोल है, दूसरा जो द्वार है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का उसका नाम भैरव पोल है, तीसरा जो द्वार है उसका नाम गणेश पोल है, चौथा जो द्वार है उसका नाम लक्ष्मण पोल है, पांचवा जो द्वार है उसका नाम जोड़न पोल है, छठे द्वार का त्रिपोली और सातवां द्वार राम पोल है। ये 7 द्वार हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसको दक्षिण पूर्वी का द्वार भी कहा जाता है। इसको लिविंग फोर्ट भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को। प्राचीन जो किले हैं उनका सिरमौर कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख मंदिर हैं, मीरा, कुंभ, श्यामा, श्रृंगार, चौरी, नीलकंठ, कालिका माता, ये सब इसमें मंदिर भी बने हुए हैं। तो जो गंभीरी और बेड़च रिवर है ये कहाँ संगम होता है? चित्तौड़गढ़ का किला है वहां पे। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम का पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए राजस्थान का, उसमें एक क्वेश्चन अरावली के जो माउंटेन रेंजेज हैं, अरावली की जो पीक हैं, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी सबसे ऊंची या इनमें से मैच करवा लिया जाता है कि ये जो पीक है अरावली का किस डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी जगह पे है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली का जो हाईएस्ट पीक है वो राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। 1722 मीटर है, और यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर है ये है। और इसके बारे में पूछा जाता है गुरु शिखर के बारे में कि इसको संतों का शिखर किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे ऊंची तो अब देखिए इसमें गुरु शिखर है। दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है 1592 मीटर। ये है शेरगढ़। इसको शेर भी बोलते हैं, कई बार शेर के नाम से भी पूछ लिया जाता है सिर्फ इतना देके। तो शेरगढ़ दूसरी है। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। माउंट आबू सिरोही जिले में है। गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है वो भी सिरोही जिले में ही है। राजस्थान में अरावली रेंज है। अरावली का क्वेश्चन है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो अरावली रेंज है ये राजस्थान में अप्रोक्सीमेट टोटल 550 किलोमीटर है राजस्थान में, जबकि टोटल अरावली की रेंज जो गुजरात से और दिल्ली तक है 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है अरावली की। राजस्थान में लगभग 80% अरावली का जो है वो, इसका भाग अरावली का 80% राजस्थान में ही है। अचलगढ़ है। अचलगढ़ कहाँ पे है? अचलगढ़ भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये 1380 मीटर है और ये भी सिरोही जिले में ही है। तारागढ़ है। तारागढ़ ये अजमेर में है, 873 के आसपास, 873 मीटर, ये अजमेर जिले में है। ये सभी माउंटेन पीक है। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग किस किसान आंदोलन के संबंध में बनाया गया था? देखिए, जो किसानों ने ये आंदोलन किया था, बेगू किसान आंदोलन, इससे क्या है कि बेगू एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में है अभी फिलहाल में। और बेगू का जो आंदोलन था ये किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? 1921 में इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसानों ने एक्चुअली जो लग्स और बेगार है, लग्स तो टैक्स होता था, बेगार जो लेबर का वर्क एट श्रम का कार्य है उसका भुगतान नहीं कर रहे थे, उसके लिए यह आंदोलन किया था। और सरकारी कार्यालय वगैरह का भी किसानों ने बहिष्कार कर दिया था। और उसके बाद ही सरकार ने किसानों की मांगों को देखते हुए ट्रेंच कमीशन बनाया था, ट्रेंच आयोग।
तो ये ध्यान रखिएगा, बेगू किसान आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया था। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान में फिलहाल ज़्यादातर जो काम है डेवलपमेंट के या जो स्कीम्स हैं उनमें दो नाम मेनली, वैसे तो और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर वगैरह, सेक्रेटरी चेयरमैन वगैरह हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चर्चा में है दो अरोड़ा हैं, पवन अरोड़ा और राजीव अरोड़ा। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये इसका गठन किया है सितंबर 2022 को। 3 सितंबर 2022 को राजस्थान के जो उद्योग हैं उनसे संबंधित मॉनिटरिंग या उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां, उनको दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है और इनके अध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा। ये पहले निर्विरोध अध्यक्ष हैं इसके काउंसिल के। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। राजीव अरोड़ा है, ये राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष तो हैं, इसके साथ साथ जो राज सिको है उसके भी अध्यक्ष हैं ये। जो इसके भी चेयरमैन राजीव अरोड़ा ही है, राज सिको। और राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, जो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, उसके चेयरमैन भी राजीव अरोड़ा ही है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? लोकायुक्त का पद राजस्थान में कब बनाया गया है? ये भारत में देखिए लोकपाल या लोकायुक्त नाम कब मशहूर हुआ? ये डॉक्टर LM सिंघवी ने दिया था। लोकायुक्त का नाम किसने दिया था? भारत की बात कर रहे हैं, 1963 में भारत में लोकायुक्त का या लोकपाल ये थे एक लॉयर, कानून के जानकारी थे, डॉक्टर LM सिंघवी, इन्होंने दिया था। लोकपाल है, ये दो शब्दों से बना है। एक संस्कृत शब्द है जिस से बना है, लोक मतलब लोग पीपल, जनता, पाल मतलब संरक्षक, जनता के संरक्षक। प्रशासनिक सुधार आयोग जो पहला था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन था, वो बना था 1966-70 में। 1966 और 70 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। उसमें लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की गई थी। देश में लोकायुक्त का गठन सबसे पहले कहाँ किया गया? 1971 में किया गया, महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त का गठन किया गया था। राजस्थान में 1963 में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में जो प्रशासनिक सुधार समिति गठित की गई थी, उसने रिकमेंड किया गया था। फिर बाद में 1973 में राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त आदेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में लागू हुआ है। और इसको बाद में 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी और तब से ये अधिनियम के रूप में पारित हो गया है। केरल में लोकायुक्त को पब्लिक मैन कहा जाता है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये शुरू किया था 1973 में। ये लोकायुक्त का क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? वो थे जस्टिस ID दुआ। जस्टिस ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। राजस्थान में पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? उनके बाद लोकायुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था, तो पहले लोकायुक्त का पद हुआ, उप लोकायुक्त का भी पद हुआ करता था। तो राजस्थान में एकमात्र और सबसे पहले जो उप लोकायुक्त थे वो KPU मेनन थे। ये पूछा जाता है कई बार, उप लोकायुक्त। अभी प्रेजेंट में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? आपके दिमाग में जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आ रहा होगा कि अभी प्रेजेंट में लोकायुक्त कौन है। अभी राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं, 13वें लोकायुक्त। और ये जज रह चुके हैं पहले PK लोहरा। PK लोहरा अभी प्रेजेंट में राजस्थान के लोकायुक्त हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा अभी प्रेजेंट में राजस्थान के लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त के बारे में एक और पूछ लिया जाता है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लोकायुक्त कौन बनाता है, कैसे बनता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति है, उसमें मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद ही राज्यपाल इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है लोकायुक्त की? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसको किसकी सलाह पे की जाती है? जो लोकायुक्त की नियुक्ति है
मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, उनकी सलाह पे ये राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। किसको बनाया जा सकता है इसमें? हाई कोर्ट से रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को हाई कोर्ट से अगर लेंगे तो चीफ जस्टिस होना चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनको लोकायुक्त बनाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं तो चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, रिटायर्ड किसी जज को भी, कोई भी जस्टिस है उनको लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता है। देखिए 2018 में सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल है जो बढ़ा के और 5 साल से 8 साल कर दिया था। फिर बाद में 2019 में वापस से 8 साल से 5 साल कर दिया। तो अभी प्रेजेंट में लोकायुक्त का जो टेन्योर है वो 5 साल है या 65 ईयर की एज, जो भी पहले हो जाए। अगर 5 साल हो गए तो वो अपने पद से रिटायर हो जाएंगे, या फिर 65 ईयर की एज हो गई, जो भी पहले हो, और उसके बाद पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है लोकायुक्त। ऐसा नहीं है कि वापस से बना दिया गया उनको, ऐसा नहीं होता है। लोकायुक्त को कौन हटा सकता है? लोकायुक्त को या तो बिहेवियर, कदाचार या असमर्थ हो उस पोजीशन में लोकायुक्त को राज्यपाल हटा सकते हैं। राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। लोकायुक्त का जो सैलरी या वेतन कहें वो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके बराबर होता है। मुझे लगता है कि लोकायुक्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जो कि पूछा जाता है एग्जाम में तो आप इसको सही कर देंगे। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? कौन से संप्रदाय के स्पेशली पुरुष लोक नृत्य ये अग्नि नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य राजस्थान में जो जशनाती सिद्ध संप्रदाय है उसके पुरुषों द्वारा किया जाता है। जशनाती संप्रदाय एक्चुअली एक जाट जाति संप्रदाय है। मुख्य रूप से राजस्थान के जो जोधपुर और बीकानेर डिवीजन है उसमें है। और इनके संस्थापक जो जशनाथ जी थे 1539 के आसपास वो माने जाते हैं। इस संप्रदाय के 5 स्थल कहें या ठिकाने कहें वो हैं 12 धाम है, 84 बाड़ी है, 108 प्रतिष्ठान है, ये इनके ठिकाने हैं। 5 ठिकाने, 12 स्थल और 84 बाड़ी और 108 प्रतिष्ठान, ये इनके टोटल मौजूद हैं। इनमें ये जो जशनाती संप्रदाय इसमें टोटल 36 रूल्स होते हैं, 36 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इनका जो मेन स्थल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जशनाती संप्रदाय का मेन प्रमुख स्थल कौन सा है? कतरियासर इनका प्रमुख स्थल है। कतरियासर। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखिए ये जो राजस्थानी भाषा का बात हो रही है, साहित्य अकादमी, साहित्य अवार्ड ये एक लिटरेरी ऑनर है जो टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 24 भाषाओं लैंग्वेजेज में ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से राजस्थानी लैंग्वेज भी एक है। और वो क्वेश्चन हम जो अभी कर रहे हैं अभी ये राजस्थानी भाषा का ही है। और भी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थानी भाषा में किसको दिया है 2022 का? ये आशीष पुरोहित को दिया है। इनकी कविता थी एक ऐनाण, ऐनाण करके इनकी कविता थी, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है इनको। ये पत्रकार भी है, कवि भी है, राजस्थान के हैं, आशीष पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में 1946 में किन्हें नियुक्त किया गया था? हीरालाल शास्त्री को राजस्थान की जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया था। और बाद में हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने थे। राजस्थान से संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें और भी लोग थे, तो वो नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। वीटी कृष्णमाचारी थे,
रालाल शास्त्री थे, खेतड़ी से थे सरदार सिंह जसवंत सिंह थे, राज बहादुर थे, माणिकलाल वर्मा थे, गोकुल लाल आसावा थे, रामचंद्र उपाध्याय थे, बलवंत सिंह मेहता थे, जयनारायण व्यास थे, दलेल सिंह थे। तो ये टोटल 10 लोग थे और थे हीरालाल शास्त्री के अलावा, जो इस राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल था उसके सदस्य थे। कैलाश सांकला निम्न में से किससे संबंधित है? इनका क्वेश्चन भी लगभग आपसे पूछा जाता है कई बार। कैलाश सांकला है, इनको कहा जाता है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनको 1992 में 1992 में पद्मश्री मिल चुका है और 2013 में इनको राजस्थान रत्न भी से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जोधपुर के रहने वाले हैं। जो भारतीय जीव विज्ञान है उसमें उससे ये इनका बैकग्राउंड रहा है। ये दिल्ली में डायरेक्टर भी रहे हैं, राजस्थान के चीफ वार्डन भी रहे हैं, ये इसके वन्यजीव वार्डन रहे हैं, मुख्य वन्यजीव वार्डन। 71 में ये इन्होंने है जो भारत में बाघों की आबादी का एक सर्वेक्षण किया था पूरे इंडिया में। और 1973 में भारत में जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके पहले डायरेक्टर यही थे कैलाश सांकला, टाइगर द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली इनको फेलोशिप पुरस्कार वगैरह की भी घोषणा की है इनके प्रयासों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने। इसका करेक्ट आंसर आएगा बाघ संरक्षण से। तरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? ये तरताई माता का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तो इनको किस और नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो तरताई माता है, इनको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और जो 3री शताब्दी के 3rd सेंचुरी के आसपास पंचाल जाति के जो चंदा भाई लोहार थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। और 1982 में खुदाई हुई, वहां जब शिव पार्वती की एक मूर्ति भी मिली थी, तो शक्तिपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी, ये 3 पुरियां यहाँ पे है। शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी, इन 3 पुरियों की यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ही इन्हें त्रिपुरा सुंदरी ये भी कहा जाता है। गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के ये उपासक भी रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3rd वन है, सी। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अभी रिसेंटली राजस्थान ने एक न्यू एनर्जी पॉलिसी तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। क्योंकि देखिए, देश में सभी जगह अब क्या ट्रेंड चल गया है, बिजली फ्री देने का चुनाव जीतने के लिए। तो अब बिजली फ्री देंगे तो लोग उसको तो जितना यूज करेंगे कि फ्री आ रहा है, ये एक मेंटलिटी रहती है लोगों की। तो इसमें अब वैसे ही राजस्थान की हालत, तो डिस्कॉम वैसे ही नुकसान में चल रहे हैं राजस्थान में, उसके बावजूद अभी चीफ मिनिस्टर ने है जो बिजली फ्री का और कर दिया ऐलान की, कुछ 100 यूनिट के आसपास फ्री मिलेगी, ऐसा कुछ है। तो और लोड पड़ेगा डिस्कॉम पे। इसके लिए अब एक नई एनर्जी पॉलिसी तैयार की जा रही है और उसका चेयरमैन किसको बनाया है? ये एमडी है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के, भास्कर ए सावंत, आईएएस ऑफिसर है ये, इनको बनाया है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? पुष्कर फेयर किस महीने में लगता है एज पर द हिंदू पंचांग? तो ये कार्तिक के महीने में लगता है। पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के कार्तिक माह में लगता है और स्पेशली पूर्णिमा को लगता है। इसको पुष्कर ऊंट मेला भी कहते हैं, पुष्कर कैमल फेयर, और लोकल रूप से इसको कार्तिक का मेला भी कहते हैं या पुष्कर का मेला भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े और पशु मेले इनमें से एक है ये। पुष्कर झील के किनारे पे ही लगता है ये मेला और वहाँ पे तीर्थयात्री स्नान वगैरह भी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उससे स्किन से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो दूर हो जाते हैं। पुष्कर को तीर्थराज भी कहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पुष्कर को तीर्थराज या कोंकण तीर्थ या तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। कई बार ग्रोगेरियन जो कैलेंडर है
ग्रेगोरियन। इस कैलेंडर का भी पूछ लिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग पुष्कर मेला कब लगता है, तो अक्टूबर के अंत में और नवंबर महीने की शुरुआत में ही ये मेला लगता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। पुष्कर है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, देखिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, भारत सरकार की स्कीम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसी की तर्ज पे अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान में शुरू की गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये योजना शुरू की है, जयपुर से ही शुरू की है। जयपुर में खानिया की बावड़ी है, वहां से इसको शुरू किया गया है सितंबर 9, 2022, 9 सितंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के में कहाँ अटैक किया इनमें से, फिर उसके बाद ये बताना है। देखिए ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के पे अटैक किया था। ये रणथंबोर पे किया था इसने सबसे पहले 1301 में। और ये जो अभी रणथंबोर है, उस टाइम पे ये रण स्तंभ पूरा हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत थी अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो पड़ोस में ही था रण स्तंभपुरा, जो अभी मॉडर्न रणथंबोर है, उस पर अटैक किया था सबसे पहले। इसके बाद में बहुत क्रूरता से अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐतिहासिक और क्रूर युद्ध लड़ा, चित्तौड़गढ़ किले पे आक्रमण किया। ये 26 अगस्त 1303 को उस पर कब्जा किया। और जो आपने पढ़ा होगा रानी पद्मिनी का और अदर महिलाएं बहुत सारी जिन्होंने जौहर किया था, इसकी क्रूरता से बचने के लिए बंदी बनाए जाना या बलात्कार जैसी चीजों का, क्योंकि ये इसी प्रवृत्ति का क्रूरता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया जालौर पे 1311 में। तो अब इसका जो करेक्ट सीक्वेंस आएगा वो आएगा रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालौर, 3, 2, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? राजस्थान उच्च न्यायालय जिसकी पीठ है जोधपुर में है राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में जरूर इसकी एक है ब्रांच। 1949 में जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट की। जयपुर में इसकी एक खंडपीठ है, स्थापित की गई थी बाद में। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे कमलकांत वर्मा, के वर्मा। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है हाई कोर्ट से रिलेटेड कि सबसे लंबे टाइम तक उच्च न्यायालय में सेवा देने वाले न्यायाधीश कौन रहे हैं? कैलाश नाथ वांचू सबसे लंबे समय तक राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। पहले का ये बात चल रही है तो हाई कोर्ट का हो गया, पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये गुरुमुख निहाल सिंह थे, पहले गवर्नर थे राजस्थान के। राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। ये तीनों में से भी एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे पहले। तो चीफ जस्टिस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और पहली महिला विधायक, ये ध्यान रखना हमें। निम्न में से कौन मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री थे? देखिए राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जो
टोटल 7 स्टेज में राजस्थान बना है, जो अभी प्रेजेंट में मॉडर्न में राजस्थान है, ये 7 चरणों में बना है। देखा होगा आपने, भारत का भी सरदार पटेल ने किया था, यहाँ पे भी सरदार पटेल का काफी रोल था। अलग अलग रियासतों को मिला के राजस्थान बना, जैसे इंडिया की अलग अलग रियासतें एक होती गई, भारत बना। इसी तरह जो मत्स्य यूनियन है, या जिसे मत्स्य संघ भी कहते हैं, ये बना था 18 मार्च 1948 को। 4 जो पूर्ववर्ती रियासतें हैं ईस्टर्न राजस्थान में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये ईस्टर्न राजस्थान में पड़ती है। अभी भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के नाम से ही है। उस टाइम पे ये रियासतें थी। तो ये चारों को मिलाया और एक मत्स्य यूनियन बना, मत्स्य संघ बना, और इस संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और कहाँ पे है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, कई बार ये डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी पूछा जाता है आपसे। तो ये कहाँ पे है? जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में है ये एक्चुअली। तो जैसलमेर हो गया। ताल छापर, ये काफी फेमस है, ये शेखावटी एरिया में है। ताल छापर जो काले हिरण वगैरह के लिए फेमस है। ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, ये चूरू जिले में काले हिरणों के लिए जाना जाता है। ये फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। देसूरी नाल, फुलवारी की नाल, इस तरीके की कई नाल उधर ही है। गुजरात राज्य की सीमा से लगा हुआ है, जो अरावली का साउथ पोर्शन है, क्योंकि ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साउथ राजस्थान में आते हैं, सदर्न राजस्थान में। तो जो दक्षिण अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पे है ये। और इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया था? फुलवारी की नाल को 1983 में, 6 अक्टूबर 1983 को। बंद बारेठा ये वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर के राजा ने भारत की स्वतंत्रता से पहले 200 वर्ग किलोमीटर का, लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर का ये बंद बारेठा है, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित कर लिया था। तो ये भरतपुर में है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3412। हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल गुवारडी बांध किस जिले में स्थित है? अभी रिसेंटली ये पर्यटन स्थल घोषित किया है इसको। तो ये किस जिले में है? गुवारडी डैम। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। गुवारडी डैम राजस्थान में भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा की बात चली है, एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान का मेजा डैम कहाँ पे है? मेजा बांध राजस्थान में कहाँ है? वो भी भीलवाड़ा में ही है मेजा बांध। मांडलगढ़ कस्बे में है, भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ में। और कौन सी नदी पे है मेजा बांध? कोठारी नदी पे। तो ये गुवाहाटी डैम भी भीलवाड़ा में ही है। तारकशी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? ऑर्नामेंट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्ट कल्चर का क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर वो पुरुष हो, महिलाएं हों, उनसे रिलेटेड जो राजस्थान के फेमस ऑर्नामेंट हैं उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तारकशी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? ये आभूषण नाथ द्वारा के फेमस है। नाथ द्वारा का देखिए एक गुलाबी गणगौर भी काफी फेमस है। श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये नाथ द्वारा। जैसा इसका नेम है तारकशी, वैसे ये एक तरीके की वैसी ही कला है, तार को कसने जैसी। तो ये ध्यान रखना है। नाथ द्वारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। कपड़ा पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है राजसमंद, ये नाथ द्वारा की पेंटिंग।
जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल एक्चुअली ये पूछा जाता है एग्जाम में, जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और ये स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है, जो बहरूपिया टाइप की कलाकारी होती है, उसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अभी राजस्थान दिवस पे, जो 30 मार्च को आता है उस पे, और विश्व रंगमंच दिवस पे ये जो बहरूपिया कलाकार है जानकी लाल भांड, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है संगीत कला केंद्र की तरफ से। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बहरूपिया। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। टाइम टू टाइम पे आपको सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते रहेंगे, टेस्ट मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स वगैरह, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, ये सब आपको मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? ये हर साल मिलता है। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स यात्रा और पर्यटन उद्योग में ये एक्चुअली एक क्वालिटी का मानक है। हर साल जो सर्वश्रेष्ठ है उसको सम्मानित करते हैं, और ये पुरस्कार जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए एक तरीके से 360 के एंगल से जो बेस्ट होता है उसको दिया जाता है ये अवार्ड। और आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स ये अभी 2022 का जो दिया है ये कुंभलगढ़ को दिया गया है, कुंभलगढ़। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश है, जोधपुर रियासत के राठौड़ शासक हैं ये, 8वीं शताब्दी में स्थापित एक बहुत प्राचीन राजवंश है ये। राजवंश की जो इसकी पूरा डेस्टिनी किस्मत कहें वो राव जोधा द्वारा लिखी गई थी, जो 1459 में जोधपुर के राठौड़ वंश के पहले शासक थे। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि 1459 में ये सारा जो राठौड़ वंश है इसका काम है जो राव जोधा द्वारा किया गया था। लेकिन इसके पहले शासक कौन थे? पहले शासक थे राव चूड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी आरपीएससी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है जब भी कोई पेपर आउट होता है या पेपर लीक होता है। अब तो आरपीएससी के शायद एक मेंबर भी अरेस्ट हुआ है, पहली बार हुआ है कि कोई सर्विंग मेंबर या इस तरीके से अरेस्ट हुआ हो। काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है केस, लगातार पेपर आउट होते रहते। देखिए, राजस्थान में योग्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए एक एडवाइस देने के लिए संविधान का जो आर्टिकल है 315, उसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे उस टाइम के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को बनाया गया था। इनके जो सदस्य या अध्यक्ष उनका कार्यकाल या तो 6 साल या फिर 62 ईयर, या तो 6 साल तक रह सकते हैं आप या फिर 62 ईयर। तो ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, राज्य पुनर्गठन, उसके बाद एक कमेटी थी सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पे आरपीएससी को जयपुर से अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। तो अभी आरपीएससी का जो हेडक्वार्टर है, आरपीएससी का ऑफिस है, ये अजमेर में है। क्वेश्चन पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पे अजमेर में बनाया? सत्यनारायण राव कमेटी। आरपीएससी के जो मेंबर या चेयरमैन हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट बांध किस नदी पर बनाया जाएगा? पहला सोलर लिफ्ट बांध कौन सी नदी पे बनाया जाएगा? देखिए, आरपीएससी की बात कर रहे थे तो पहले तो हमने बता दिया एस.के. घोष थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में, और ये तो जयपुर में की गई थी, अजमेर जो अभी प्रेजेंट में आरपीएससी है इसकी स्थापना
की गई थी 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1949 को। और अभी प्रेजेंट में आरपीएससी, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो पहला कौन था, तो अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी एक आईपीएस हैं, आईपीएस थे ये आरपीएससी के जो अभी चेयरमैन है संजय कुमार श्रोतिया, ये ध्यान रखना, अभी आरपीएससी के चेयरमैन है संजय कुमार श्रोतिया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पे बनाया जाएगा, राजस्थान का ये पहला है, ये बनाया जाएगा मेज नदी पे। मेज नदी कहाँ पे है, ये है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी जिले में, जो टोंक और कोटा के बीच में पड़ता है बूंदी जिला, वहां पे है ये। बूंदी में देखिए, ये जो मेज नदी है, इसमें 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों का संगम है इसमें, और जिनमें से मेज है, कुरेल है, घोड़ा पछाड़ है, ये नदी का नाम है, बेजान है, या फिर तालेड़ा है, तालेड़ा। ये 5 नदियों का संगम है मेज नदी में, बूंदी में, और यहीं पे राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है, सांपों से संबंधित इनमें से कौन सा लोक देवता है, देखिए इनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर। इनकी पूजा की जाती, इनका एक्चुअली जो मेन है वो गोगामेडी में है, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में है गोगामेडी में। और जो भादो मंथ आता है उसमें नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को, ये गोगा जी का मेला लगता है वहां पे। और इसकी खासियत ये है, गोगा जी का जो मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी में, वहां पे हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों पूजा करते हैं, इनकी तीनों इनको मानते हैं। ये गोगा जी गुरु गोरखनाथ थे, उनके शिष्य थे। ये पूछा जाता है कई बार, लोक देवता सांपों से संबंधित गोगा जी, और या फिर पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का कहाँ पे है स्थल, तो ये गोगामेडी में है, किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है, मेला कब लगता है, भादो महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सा युग में सही है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं और इनकी स्थापना कब हुई वो पूछा जा रहा है, और कौन सा इनमें से सही है। देखिए जयपुर जो कथक केंद्र है, जयपुर में कथक केंद्र, ये इसकी स्थापना हुई है 1982 को, नहीं ये तो दिया हुआ है 1978 में हुई है जयपुर कथक की स्थापना। इसके अलावा जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। राजस्थान ललित कला अकादमी है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में, 1957 में ही हुई है। राजस्थान संस्कृत अकादमी है, इसकी स्थापना हुई है 1982 को। सो करेक्ट पूछा है राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, ये सही दे रखा है, बाकी इनकरेक्ट है, सही मैंने आपको बता दिए हैं, ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत की हस्त निर्मित 75 साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान की किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया गया। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में विरासत जो उत्सव मनाया गया है वो किस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो वस्त्र मंत्रालय से। इसमें राजस्थान की किस साड़ी को शामिल किया गया है, जो हम सब अभी पढ़ते हैं या सुनते हैं, अमृतकाल 75 ईयर्स, तो उसी के तहत ये अभी 75 साड़ियों को ये विरासत उत्सव में शामिल किया गया था। देश की जो बेस्ट 75 हाथ से बनी हुई जो साड़ियां हैं उनको, और राजस्थान में जो सबसे फेमस है सभी जानते हैं, ये बहुत प्यारी खूबसूरत साड़ी होती है कोटा डोरिया की।
G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी आधिकारिक बैठक किस जिले में हुई है? G20 का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरे देश में G20 की बहुत सारी जगहों पे ये मीटिंग्स इनकी चल रही है, और ये जगह सबसे पहले जो कुछ चुनिंदा जगह फाइनल हुई थी उनमें से एक थी। अभी हाल ही में G20 की जो सेकंड ऑफिशियल बैठक हुई है किसकी? फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की, उदयपुर में हुई है। इसको पूछा ये भी जा सकता है कि अभी G20 की जो मीटिंग हुई है उदयपुर में वो किस ग्रुप की थी? तो फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की थी। कब हुई थी? तो ये मार्च के महीने में हुई है, 21 टू 23 मार्च को उदयपुर में हुई है ये। और भारत G20 का भी प्रेसिडेंसी भारत के पास है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष नहीं रहे हैं इनमें से। देखिए, इसमें न्यायमूर्ति A.K. जैन है, ये भी रहे हुए हैं। एस समीर अहमद भी रहे हुए हैं। न्यायमूर्ति जो कांता भटनागर है ये भी रही हुई है। P.C. जैन ये ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नहीं रहे हैं। एक्चुअली जो जस्टिस प्रेमचंद जैन है ये राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं 1995 से और 98 तक ये राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे हैं। ये कभी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी कुछ जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान हो गया, राजस्थान का एकीकरण, वहां से शुरू करेंगे। आने वाले टाइम में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।